खैरियत।
अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मेरा नेट का कुछ इशू हो गया था, इसलिए कनेक्ट करने में टाइम लग गया, सॉरी। अच्छा जी, अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ओके जी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एंडोस्कोपी। अगर मेरी आवाज़ ना आ रही हो या कोई नेट में इशू हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा नेट इशू हो रहा है। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। तो एंडोस्कोपी हमने पढ़ी थी। एंडोस्कोपी होती क्या है? एंडोस्कोपी एक इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम इनसाइड ऑफ द बॉडी देख रहे होते हैं, और एंडोस्कोपी इज पास थ्रू द नेचुरल ओपनिंग। माउथ हो सकता है या नोज के थ्रू हो सकता है या वाया रेक्टम हो सकता है। So basically we are viewing the inside of the body cavity, tissues, vessels, to look for the anatomy or any pathology. अब इसके जो पार्ट्स होते हैं एंडोस्कोपी इक्विपमेंट्स के, उसके लिए हम देखेंगे। Although endoscope now come in numerous variety, size and application, but they have many common features. इसमें एक control head होगा. Let's go to the diagram. अच्छा, इसमें एक कंट्रोल हेड है जिसके ऊपर दो वाल्व्स आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ मैं पॉइंट आउट नहीं कर पा रही हूँ, बट जो बिल्कुल सेंटर का पोर्शन है इसके ऊपर यू कैन सी, हम जूमिंग इट। ठीक है, इस पे दो वाल्व्स हैं, एक है जी सक्शन वाल्व और दूसरा है एयर वाटर वाल्व। सक्शन वाल्व का काम क्या होगा कि अगर वाटर है या एक्स्ट्रा एयर है, अगर उसको सक आउट करना है तो वो उससे सक्शन होगी। और इफ यू वांट टू इरिगेट सम कैविटी, लाइक वाटर के थ्रू आप वाटर या एयर उसमें पुट इन करना चाहते हैं इनटू द बॉडी कैविटी, तो वो इस वाल्व के थ्रू होगी। और इसमें सेवरल डिफ्लेक्शन कंट्रोल नॉब्स होते हैं जिसके थ्रू आप एंडोस्कोपी इक्विपमेंट को मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसमें इंस्ट्रूमेंट चैनल है, और इसके आगे आपको दो नजर आ रही है। जो राइट साइड के ऊपर ट्यूब है, इसको हम इंसर्शन ट्यूब या शाफ्ट कहते हैं। दिस इज द ट्यूब दैट इज गोइंग टू एंटर इनटू द बॉडी। जब हम माउथ या नोज के थ्रू जाएंगे तो वो फेरेक्स और एसोफेगस से होगी और इनटू द स्टमक एंड डोडेनम। हमने अपर एंडोस्कोपी में ये पढ़ा था। तो दिस इज द इंसर्शन ट्यूब जो एंटर हो रही होगी, और इसका जो एंड है दैट इज द बेंडिंग सेक्शन, जो बेंड हुआ है, और इसकी एक डिस्टल टिप है। डिस्टल टिप का यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इस पिक्चर में डिस्टल टिप पे क्या क्या होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं और लाइट गाइडेड लेंस है। सो टू टाइप्स ऑफ लेंस। और साथ में इरिगेशन नोजल्स हैं, इंसफलेशन नोजल है। इंसफलेशन नोजल का यही मतलब है कि अगर जिसके थ्रू हम एयर जो है वो उसमें एंटर कर सकते हैं। जब एयर बॉडी कैविटी में अगर हम खुद ही से एंटर कराएंगे तो उसमें क्या होता है कि जो विसरा होंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी होंगे, वो मोर प्रोमिनेंट हो जाते हैं। और इरिगेशन के लिए जो क्लीन आउट, उसके लिए इरिगेशन नोजल होता है। और तीसरा यहाँ पे एक है इंस्ट्रूमेंट और सक्शन चैनल होगा, that is for the suction of the water or the air from the body cavities. अब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इसमें क्या होता है, इसके साथ एक लाइट सोर्स होती है जो इस डिस्टल टिप के ऊपर होती है, जहां से लाइट एंटर होती है। लाइट ने और लेंस ने दोनों ने फाइबर ऑप्टिक्स को यूज करना होता है। होता क्या है कि इसके अंदर ये जो दूसरा आपको नॉब नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें सारा वीडियो केबल के साथ कनेक्शन करना है। जो आपका वीडियो कैमरा होगा उसके साथ कनेक्टेड होगा, और साथ में लाइट के साथ, लाइट सोर्स के साथ कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ, जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करेगी। और फिर फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू, फाइबर बंडल्स के थ्रू, इसमें लाइट भी आएगी, और वो लाइट कहाँ जाएगी, लेंस पे। लेंस क्या करेगा, इमेज को फोकस करेगा, इमेज को जो है वो मॉनिटर के ऊपर लेके जाएगा। सो यू कैन व्यू द इमेज वाया दीज लेंस। ठीक है,
इसमें ये एक और डायग्राम है जिसमें ये शो किया हुआ है कि जी ये इसका कंट्रोल पार्ट है जिसके पीछे एक बायोप्सी पोर्ट है। बायोप्सी पोर्ट किस लिए होगा? अगर आपने कोई टिश्यू की बायोप्सी लेनी है, बायोप्सी में स्मॉल पार्ट ऑफ द टिश्यू आप ले लेते हैं कि कोई भी पैथोलॉजी आपने देखनी है, फॉर एग्जांपल एसोफेजियल कैंसर देखना है, तो उस बायोप्सी पोर्ट से आप बायोप्सी लेते हैं। ठीक है, उसके साथ वही चीज है, शाफ्ट है, इंसर्शन ट्यूब है, एक इसका बेंडिंग सेक्शन है। बेंडिंग सेक्शन की टिप जो है दैट इज द डिस्टल एंड एंड दैट इज द लाइट सोर्स। ठीक है जी, और जो दूसरी साइड आपको नजर आ रही है उसमें एक साइड जी अटैच्ड है आपकी इस मॉनिटर के साथ वीडियो कनेक्शन के लिए है, और दूसरी तरफ आपको अटैचमेंट नजर आ रही है एक वाटर बॉटल कनेक्टर है जो वाटर बॉटल के साथ है। इसमें आप क्या है, अगर वाटर फ्लूइड अगर आप कनेक्टेड होता है विद इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ, प्लग के साथ, जिसके थ्रू क्या होगा, आपका वीडियो कैमरा भी चलेगा, लाइट भी यूज होगी, और दूसरा जब आपने पंप यूज करना है इरिगेशन के लिए करने है या सक्शन करनी है तो सक्शन पंप भी उसी लाइट सोर्स के थ्रू यूज होगा। और ये जो आपका लाइट गाइड कनेक्टिंग ट्यूब है इसको हम एम्बलाइकल ट्यूब भी कहते हैं, जो एक्चुअली अटैच करी होती है विद द वीडियो कैमरा। ये मैंने आपको बता दिया। दिस इज अनदर पिक्चर, इसमें भी यही दिखाया हुआ है जी, ऊपर कंट्रोल सेक्शन है, एक इंसर्शन ट्यूब है, बेंडिंग सेक्शन है और डिस्टल है। अब ये इस कंप्यूटर के साथ अटैच हुई है व्हिच इज एन एलसीडी मॉनिटर। ठीक है, दिस इज वीडियो सिस्टम सेंटर, और ये यहाँ पे प्लग इस डायग्राम में शो है कि एक लाइट सोर्स है, क्योंकि इसमें लाइट सोर्स क्या होगी, नॉन यूज हो सकती है या इलेक्ट्रिकल लाइट सोर्स है, तो उसने फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू लाइट ने ट्रेवल करना है, और यू कैन लुक इनटू द बॉडी कैविटीज, और जो लेंस होगा उसके थ्रू यू कैन व्यू द इमेज ऑफ द बॉडी कैविटीज और टिश्यूज इनटू द वीडियो कैमरा और द एलसीडी मॉनिटर। So, video scope, the video processor converts the electrical signals from the scope into video signals and displays them on the monitor. The light source uses a xenon lamp to produce light similar to natural light, which is transmitted to the scope's distal end, and also incorporates a pump for supplying the water and air to the scope. जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं ये वही है। इक्विपमेंट मेंटेनेंस, एंडोस्कोप्स आर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स टूल्स। इसकी जो मेंटेनेंस क्या होगी कि आपने उसको सेफ प्लेस पे रखा हुआ है, इसको आप वर्टिकली हैंग करते हैं सो दैट एयर कैन सर्कुलेट, एयर उसमें ट्रैप ना हो जाए, डस्ट उसमें ट्रैप ना हो जाए, इसको हमेशा स्टेरिलाइज और डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, मेंटेनेंस मेनली बेसिकली जो है जो स्टाफ होगा हॉस्पिटल का और जिस यूनिट का वही उसको मेंटेन करेगा। Close collaboration with the hospital bioengineering departments and servicing engineer is essential, but basically ऐसा हो नहीं रहा होता, जो हॉस्पिटल स्टाफ होता है उसी ने इसकी मेंटेनेंस रखनी होती है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मस्ट बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड। इसके लिए क्या है, मेंटेनेंस में चैनल ब्लॉकेज ना हो, अगर उसमें डस्ट ट्रैप हो जाएगी तो ऑब्वियसली ब्लॉकेज हो जाएगा, तो उसको क्लीन रखना, एयर फ्री रखना, डस्ट फ्री रखना। इन्फेक्शन कंट्रोल, अगर एक इक्विपमेंट आपने एंडोस्कोप एक पेशेंट पे यूज किया तो ऑब्वियसली इट इज नीडेड टू बी डिसइंफेक्टेड फॉर द फर्दर यूज, उसको दोबारा किसी और पेशेंट पे यूज करने के लिए। स्टाफ प्रोटेक्शन, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, बाकी इसमें वही चीजें हैं। इसके अलावा रिंसिंग, ड्राइंग एंड स्टोरिंग, स्टोरिंग एट अ सेफ प्लेस इन अ वर्टिकल हैंगिंग पोजीशन। फाइंडिंग्स क्या है, अपर एंडोस्कोपी कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द कॉज ऑफ हार्टबर्न। पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एंडोस्कोपी को हम किस किस चीज में यूज कर सकते हैं, इसका यूज क्या, हम किस लिए यूज कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक यूज भी है इसका और थेरेप्यूटिक यूज भी है। सो हार्टबर्न में क्या होता है, गेस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसको गर्ड कहते हैं। समटाइम्स इसकी कोई कॉज नहीं पता चलती और उसकी ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट जब फेल हो जाती है देन वी गो फॉर endoscopy, and it is often performed as an outpatient procedure होता है, it is not an emergency situation जो GERD या reflux है उसके लिए।
सो इसमें क्या होगा कि इसमें वही चीज़ है कि अगर अपर जीआई एंडोस्कोपी है तो उसमें आप क्या देख रहे होते हैं, एसोफेगस देखते हैं, स्टमक देखते हैं एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच इज डोडेनम। और अगर आप कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, अगर वो है तो उसमें आप कॉलन, रेक्टम और कॉलन देख रहे हो। ठीक है, सो गर्ट और हार्टबर्न की कॉजेज के लिए इफ इट इज नॉट नोन, और स्वेलिंग डिसऑर्डर्स के लिए जिसको हम ओडाइनोफेजिया कहते हैं, डिफिकल्टी पेन और स्वेलिंग है और उसकी कॉज नहीं पता चल रही। Thirdly, endoscopy can also help to identify the inflammation, ulcers, for example, peptic ulcers हैं या duodenal ulcers हैं या कोई inflammation है जिसकी वजह से pain abdomen है लेकिन वो diagnose नहीं हो रही after doing all the clinical and laboratory investigations, then we will go for endoscopy. Thirdly, tumors अगर कोई benign या फिर malignant cancerous conditions है like esophageal cancer है या स्टमक का कैंसर है, उसके लिए हम उसकी बायोप्सी भी ले सकते हैं and we can look into it, the changes that are occurring in the tissues. Upper endoscopy can be more accurate than X-rays or other imaging for detecting abnormal growths and for examining the inside of the upper GIT tract. और उसके बाद वही चीज़ है, अगर आपने स्मॉल टिश्यू सैंपल लेना है विच इज़ नोन एज बायोप्सी फॉर टेस्टिंग, तो वो भी आप इसके थ्रू करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंडोस्कोपी। समटाइम्स एंडोस्कोपी आप इमरजेंसी सिचुएशन में करते हैं जब अपर या लोअर जीआई ब्लीड होता है। अपर जीआई जो ब्लीड होता है उसमें क्या होगा, उसका ये एक बहुत ही टिपिकल साइन होता है कि उसमें स्टूल बिल्कुल ब्लैक टारी होते हैं। तो दिस इज हाउ अपर जीआई ब्लीड प्रेजेंट। उसको रोकने के लिए आप इमरजेंसी में एंडोस्कोपी करते हैं और एंडोस्कोपी के थ्रू आप जो ब्लीडिंग वेसल होगी उसको लाइगेट कर देंगे। और अगर लोअर जीआई ब्लीड हो रही है पेशेंट को तो उसमें ब्राइट रेड कलर का स्टूल आएगा, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि पेशेंट जो है वो लोअर जीआई ब्लीड में है। उसमें भी आप इमरजेंसी सिचुएशन में करते हैं और वो कब हो सकती है, अगर कोई ब्लीडिंग अल्सर है, फॉर एग्जाम्पल कोई पेप्टिक अल्सर है जो ब्लीड कर गया है और वो ब्लीडिंग किसी आर्टरी और वेसल के थ्रू ही हो रही है ऑब्वियसली, सो योर पर्पस इज टू लाइगेट दैट इमीडिएट, अदरवाइज पेशेंट जो है वो शॉक में जा सकता है एंड डेथ हो सकती है। In addition to heartburn, the procedure may also be used to help evaluate the upper abdominal pain, nausea, vomiting, अगर उसकी कोई cause आपको नहीं पता चल रही है, और stomach bleeding हो। Risk and complications of endoscopy. Overall, endoscopy is very safe and cost effective. However, the procedure does have a few potential complications. परफोरेशन हो सकती है, टीयर इन द गट वॉल, ऑब्वियसली एक फॉरेन चीज आप बॉडी कैविटी में डाल रहे हैं, स्पेशली फॉर एग्जांपल अगर एसोफेजियल स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें एसोफेगस कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसको डायलेट करने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है। बट देखिए अगर एसोफेगस है उसका ऑलरेडी इतना कम ल्यूमेन है तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो परफोरेट कर जाए एंडोस्कोपी, एंड परफोरेशन की वजह से पेशेंट काफी क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है। सो परफोरेशन इज वेरी बिग कॉम्प्लिकेशन, ऑल्दो इट्स नॉट कॉमन बट स्टिल इट्स अ रिस्क। रिएक्शन टू सेडेशन है, जब आप सेडेशन देते हैं एंडोस्कोपी के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि हम सेडेशन देते हैं, लाइट स्लीप में चला जाता है पेशेंट, ठीक है, और वो हम उसको दे रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि सेडेशन में अब आईवी दे रहे हैं तो उसकी वजह से पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, उसका रेस्पिरेटरी रेट सेडेशन में लो हो जाता है, और अगर ऑलरेडी फॉर एग्जांपल पेशेंट को कोई ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिजीज है, सीओपीडी है या अल्जमा है, तो इट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सो इसलिए ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर पेशेंट के वाइटल मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप देखेंगे उसका ब्रीदिंग रेट क्या है, पल्स ऑक्सीमीट्री देखते हैं, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है, फॉरेन बॉडी है मैनिपुलेट करेगी तब भी इन्फेक्शन है, और अगर इस इन्फेक्शन नहीं हुआ हुआ कोई यूज्ड आपने किसी और पेशेंट पे यूज किया तो दैट कैन कॉज इन्फेक्शन। ब्लीडिंग, परफोरेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, टिश्यूज को डैमेज कर सकती है,
Pancreatitis is the possibility of pancreatic damage as a result of ERCP. ERCP मैंने बताया था कि sedation. Sedation मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एंडोस्कोपी के लिए जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें एक स्टेप था गट प्रिपरेशन के अलावा कि आप पेशेंट को लाइट स्लीप देते हैं, उसको सिडेट करते हैं, ठीक है, वो आप आईवी दे रहे होते हैं. इट इज नॉट जनरल एनेस्थीसिया, लेकिन स्टिल आप जब आईवी सिडेटिव्स देंगे तो उसके जो है वो डोपामिन सेरोटोनिन लेवल्स जो उसके वो डिक्रीज कर रही है, दैट इज मैनिपुलेटिंग विद द न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक, तो उसके अंदर अगर पेशेंट को स्पेशली ऑलरेडी कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज है, सीओपीडी है, या उसको एस्मा का इशू है, ब्रीदिंग का इशू है, तब भी, और समटाइम्स नॉर्मल पेशेंट के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि जब आप सिडेशन देते हैं तो उसमें रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन का वो इफेक्ट होता है, और रेस्पिरेशन ड्यूरिंग सिडेशन लो हो जाती है, कम हो जाती है, नॉर्मल नहीं होगी. तो अगर ऑलरेडी इज हैविंग सम डिजीज तो वो इतनी लो हो सकती है कि पेशेंट के लिए ऑब्वियसली इट कैन बी क्रिटिकल, उसको हाइपोक्सिया हो सकता है. तो ऐसी कंडीशन में सेडेशन के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप पेशेंट की मॉनिटरिंग करें उसकी रेस्पिरेटरी रेट की. ऑल्दो इट्स नॉट कॉमन, क्योंकि ये चीजें होती हैं यूजुअली जनरल एनेस्थीसिया में. जनरल एनेस्थीसिया भी हम एंडोस्कोपी में देते हैं, लेकिन अंडर कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टांसेस और पीडियाट्रिक एज में जब एंडोस्कोपी करनी होती है हम तब दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी इस चीज के चांसेस ज्यादा होते हैं. उसमें हम इसीलिए बार बार मॉनिटरिंग करते हैं, उसके हम एपीजीज आर्टीरियल ब्लड सैंपल्स लेते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं. परफोरेशन जो है, परफोरेशन ये है कि एक आपने फॉरेन, इट्स अ ट्यूब, राइट, आप ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, अगर उसकी मैनिपुलेशन सही नहीं है ट्यूब की, एंडोस्कोपी को जो बंदा हैंडल कर रहा है एंडोस्कोप को, अगर वो ट्रेन नहीं है तो वो उसको गलत मैनिपुलेट करके भी उसको टेयर कॉज कर सकता है, प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, ठीक है. दूसरा ये है कि समटाइम्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल एसोफेगल स्ट्रक्चर्स होते हैं. एसोफेगल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि नैरोइंग हो जाती है एसोफेगस की, उसको उसका एक इट्स टेम्पररी, क्योंकि जब आप एंडोस्कोपी से उसको डायलेट करने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर को जो नैरो था, उसके बाद वो दोबारा हो जाता है. तो उसमें क्या होता है कि जब आप स्ट्रक्चर को डायलेट कर रहे हैं एंडोस्कोपी के थ्रू, तो देयर आर चांसेस कि वो डायलेट होने की बजाय परफोरेट हो जाए, ठीक है, देयर इज परफोरेशन, होल बन जाए, और उसमें ऑब्वियसली क्या होगा कि उसमें एयर एंटर हो जाएगी, सारे कंटेंट्स बाहर चले जाएंगे, पेशेंट जो है वो सेप्सिस में जा सकता है, शॉक में जा सकता है. सो परफोरेशन इज गोइंग टू बी वेरी रिस्की एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर द पेशेंट. सो इसकी हैंडलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि इट शुड बी केयरफुल एंड बाय अ ट्रेन्ड पर्सन. पैंक्रियाटाइटिस भी यही है कि जब ईआरसीपी में मैंने आपको बताया था कि गैल ब्लैडर और पैंक्रियास जो है उसके साथ आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गैल स्टोन्स निकाल रहे हैं, या अगर आप बायोप्सी ले रहे हैं तो ईआरसीपी के अंदर या बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हुई भी, आपने उस ऑब्स्ट्रक्शन को जो है वो डायलेट करना है, उसको निकालना है, स्टोन रिमूव करना है, उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं कि वो पैंक्रियाटाइटिस कर सकता है. Okay, जी. It was end of today's lecture, और एक कि वो मेरा क्योंकि थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, इसलिए अटेंडेंस जो आपकी रिकॉर्डिंग पे है वो वही अटेंडेंस होगी, ठीक है, वो मैं खुद मार्क करूँगी क्योंकि मेरा नेट नहीं ठीक चल रहा. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. और एक चीज़ मैंने आप लोगों को ये बतानी थी कि नेक्स्ट वीक में, आई डोंट नो मैंने आपके सेक्शन को बताया या नहीं, बट नेक्स्ट वीक आई एम प्लानिंग कि आप लोगों का क्विज ले लूँ. उस क्विज में सिर्फ एमसीक्यूज होंगे और रेडियोलॉजी के 7 लेक्चर्स होंगे. आज हमारा 7th लेक्चर था एंडोस्कोपी तक, ठीक है.
उसके एमसीक्यूज होंगे, एससीक्यूज नहीं होंगे, बट वो अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि जो मेरा एलएमएस है उस पे कोर्स नहीं अपलोड किया अभी तक। वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो जल्दी हो जाए, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। नेक्स्ट वीक का थर्सडे जो है ड्यूरिंग लेक्चर टाइमिंग ही आई विल ट्राई कि उसी में मैनेज हो जाए। डेट आप देख लें, आज थर्सडे 19 है, नेक्स्ट थर्सडे का मेरा प्लान है, बट अभी ये टेंटेटिव डेट है। आई लेट यू नो, क्योंकि दिसंबर में मिड स्टार्ट हो रहे हैं तो उससे पहले मैं चाह रही हूँ अगर मेरा एलएमएस का इशू रिजॉल्व हो जाता तो। मैम कितने लेक्चर्स होंगे इसमें? 7 जो आज मैंने पढ़ाया यहाँ तक होगा। मैम कितने एमसीक्यू होंगे? एमसीक्यूज 25 to 30 होंगे, प्रॉब्लली 25 ही रखूंगी। मैम क्विज अटेम्प्ट करने का टाइम कितना होगा? सॉरी, एनी अदर क्वेश्चन? मैम वेटेज क्या होगी? मैम क्विज 27 को कर लें। क्विज का भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, अभी तो मेरा एलएमएस पे कोर्स ही नहीं अपलोड हो रहा। हो सकता है फिर मैं आपका मंडे को कर लूं जो 30th नवंबर बनता है। मैम सर टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूंगी। 25 एमसीक्यूज होंगे तो आप लोगों को 40-45 मिनट्स तो मिल जाएंगे। एंडोस्कोपी जब आप पॉलिप्स रिमूव करते हैं, पॉलिप क्या होती है? इट्स एन आउटग्रोथ, और एंडोस्कोपी के थ्रू इट्स अ ट्यूब, राइट? तो उसके अंदर एक ल्यूमेन होगा, ट्यूब के अंदर उसके थ्रू आप इंस्ट्रूमेंट पास करते हैं। ठीक है, जब वो इंस्ट्रूमेंट एंडोस्कोपी के थ्रू पास करेगा और तब हम पॉलिप को उस इंस्ट्रूमेंट से रिमूव कर रहे होते हैं, दैट इज एक्चुअली अ पैसेज। और आप उस पैसेज के थ्रू इंस्ट्रूमेंट भी पास करते हैं और आपके पास कैमरा है, यू कैन लुक इनटू कि कहाँ पे पॉलिप है और कहाँ से आप रिमूव कर रहे हैं। जो पॉलिप होता है उसकी नेक होती है, वहां से आपने उसको रिमूव करना होता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, क्योंकि डायरेक्टली तो आप इंस्ट्रूमेंट नहीं डाल सकते, यू नीड एंडोस्कोप फॉर इट। और इसी तरह जब आपने लाइगेशन करनी है, अगर कोई आर्टरी ब्लीड कर रही है तो उसके लिए भी आप इंस्ट्रूमेंटेशन कर रहे होते हैं वाया दिस एंडोस्कोप। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो कर ले, अगर कोई इशू हो तो यू कैन मेल मी। और अटेंडेंस जो रिकॉर्डिंग में जो जो लोग आ गए हैं तो उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। अगर किसी को मेल का कोई इशू हो, जो मेल ना आती हो, वो मुझे मेल कर दे आज। और अटेंडेंस का इशू तो होगा नहीं क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ओके जी, अल्लाह हाफिज।